गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कृषि। विश्व में पाए जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। आपको पता ही है कि कृषि के लिए भूमि चाहिए, जलवायु चाहिए, वर्षा चाहिए, तापमान की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसी जैसी भौतिक अवस्थाएं होंगी, दशाएं होंगी, भौतिक दशाएं और सामाजिक दशाएं और आर्थिक दशाएं, यानी इसके लिए सामाजिक दशाओं में श्रमिक चाहिए है और आर्थिक दशाओं में पूंजी चाहिए। इसी वजह से जैसी विश्व में विभिन्न प्रकार की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं होती हैं, वैसे ही कृषि कार्य होता है। कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं ये सारी दशाएं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती हैं। कृषि विधियों के प्रकार फसलों को बोया जाता है। जैसे कृषि विधियाँ होंगी वैसे ही फसलों को बोया जाएगा और अलग अलग विधियों के आधार पर फसलों के प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम नीचे जो अब हमारा टॉपिक है वो है निर्वाह कृषि। इसकी कृषि की प्रणालियाँ हैं अलग अलग। निर्वाह कृषि क्या होती है? ये जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसके साथ निर्वाह किया जाए, सिर्फ अपने उपयोग के लिए जो कृषि की जाती है, अपने निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग होता है। जितने भी उत्पादन करते हैं वहाँ रहने वाले लोग, उनका उपयोग हो जाता है। वो लोग खुद ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने निर्वाह के लिए, और इसलिए इसका नाम है निर्वाह कृषि। यानी ये छोटे पैमाने पे की जाने वाली कृषि है। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो आदि मानव, पहले आदि मानव नहीं, आदि मानव के बाद का समय जब उसने कृषि करनी शुरू कर दी थी, उस समय जो आदिकालीन कृषि है, पुराने समय से चली आ रही कृषि है, उसमें क्या करते थे? मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था और वहाँ जाके कृषि करता था। ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है। आइए देखिए, यहाँ पर मैप है आपकी बुक में। ये सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर ये आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। ये कौन कौन से क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र? मध्य अमेरिका, ये वाला जो भाग है ना, इसे कहते हैं मध्य अमेरिका। और ये दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का मध्य भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग जो है, यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसमें स्थान बदल बदल कर कृषि किया करते हैं, उसे कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है। जली हुई राख जो होती है वो भी उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि, इसे दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वनस्पति पहले लगी होती है, वन लगे होते हैं, उन्हें जलाते हैं, तो उनको जलाकर जगह को खाली किया जाता है, इसलिए इसका नाम दहन कृषि भी है। इसमें बोए गए क्षेत्र जो होते हैं, खेत जो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और खेतों में पुराने ढंग से कृषि की जाती है। पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़, इसके द्वारा ये कृषि की जाती है। और कुछ समय के पश्चात, जैसे 3 या 5 वर्ष के बाद, जब मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, तो कृषक जो होते हैं नए स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर फिर से वन को जलाते हैं और फिर से वहीं पर कृषि करते हैं। और दोबारा जब वहाँ की उर्वरक शक्ति ख़त्म हो जाती है उस मिट्टी की, फिर वापस पहले स्थान पर आ जाते हैं, जब तक उस क्षेत्र में फिर से उर्वरक शक्ति वापस लौट आती है। तो इस तरह से स्थान बदलते रहते हैं और बदल बदल कर कृषि करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इससे अलग अलग क्षेत्रों में जाने से एक तो वनस्पति का नुकसान होता है, उसे जलाते हैं। दूसरा, उर्वरक शक्ति जो होती है वो भी नष्ट होती रहती है। और इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमने स्थानांतरणशील कृषि कहा है, इसी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं।
जैसे भारत के उत्तरी पूर्वीय क्षेत्रों में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग मतलब इसमें झूम का जो चक्र है वो छोटा होता है। और इस तरह से मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लांदाक कहा जाता है। इस तरह से इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो हमारी निर्वाह कृषि है उसमें सबसे पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इसमें छोटे से क्षेत्र को लेकर छोटे छोटे खेतों के ऊपर पूरे के पूरे परिवार के द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। सारा कार्य हाथों से किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है वहाँ पर खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि के लिए मशीनीकरण नहीं किया जा सकता छोटे आकार की वजह से, इसलिए मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। इसे गहन कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे क्षेत्र में अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसका नाम गहन कृषि की कहा जाता है। और क्योंकि इसके अंदर यंत्रीकरण नहीं होता है, इसीलिए इसमें भी जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है और लोग जो है अपने निर्वाह कर सकते हैं। और इसमें चावल प्रधान गहन कृषि भी होती है। जिन क्षेत्रों में चावल के उपयोग मिट्टी होती है वहाँ पर लोग इस प्रकार की कृषि करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चावल रहित गहन कृषि की जाती है, जैसे जापान में और चीन में चावल की जगह गेहूँ और सोयाबीन की कृषि की जाती है। भारत के सिंधु और गंगा के मैदानों में गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी व पश्चिमी प्रदेशों में ज्वार और बाजरा। भारत के अंदर सिंधु गंगा के मैदानों में गेहूं की कृषि, और भारत के अंदर ही दक्षिणी पश्चिमी भागों में जहाँ पर शुष्क एरिया है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ ज्वार बाजरा की कृषि की जाती है। इस तरह से ये गहन कृषि का ये आपके पास मैप दिया हुआ है। ये मैप है जिसमें भविष्य में गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। आर्द्र चावल प्रमुख जो क्षेत्र हैं, जिसमें ये देखिए ये वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में ये तटवर्तीय भागों में, भारत के तटवर्तीय भागों में वर्षा होती है, जल बहुत ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और ये पूर्वी भागों में जहाँ बहुत ज़्यादा जल होता है, वर्षा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? चावल की। और बाकी ये क्षेत्र आपके सामने जो दिए हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में क्या होता है? चावल के अलावा जो और कृषि है, चावल रहित गहन कृषि की जाती है, जिसमें गेहूँ है, सोयाबीन है और ज्वार बाजरा, इन क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? जहाँ रोपण का मतलब है बाग वाली कृषि, जहाँ पर बाग बनाए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय, कोको, रबड़, इसके बाग बनाए जाते हैं, इसे रोपण कृषि कहा जाता है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशीकरण किया। उपनिवेशीकरण मतलब दूसरों की ज़मीन पर अपने लिए आर्थिक उत्पादन किया। उन्होंने अपने लिए पैसा कमाने के लिए कृषि की, तो दूसरों के जो पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे उपनिवेशीकरण भी कहा जाता है। और उस तरह से अनेक भागों पे किया उन्होंने, जिससे कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो विद्युत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़ आदि इनकी कृषि, इनके बाग बनाए। और इस तरह से कुछ इस कृषि की विशेषता क्या है? इसमें क्षेत्र का आकार जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और पूंजी भी अधिक चाहिए होती है, उच्च प्रबंध चाहिए होता है, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्र किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान और बाज़ार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। क्योंकि किसी भी कृषि वाले क्षेत्रों में अगर हम इस प्रकार की कृषि करेंगे तो उसके लिए बाज़ार का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार के साथ साथ यातायात के साधन और श्रमिकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता ही है, चाय की जो बाग होते हैं उसमें सारा काम हाथों से किया जाता है, एक एक पत्ती को तोड़ा जाता है। इसलिए जहाँ पर चाय के बाग हो वहाँ पर सस्ते श्रमिक भी मिल जाने चाहिए
और साथ साथ यातायात के विकसित साधन भी होने चाहिए, जिससे बागान और बाज़ार आपस में जुड़े रहें। इसी तरह से फ्रांसीसीवादियों ने भी पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको के पौधे लगाए, और ब्रिटेन वासियों ने भारत में और श्रीलंका में चाय के बाग लगाए, और ये मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए। इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के बाग लगाए गए हैं, जो पहले समय से जो लोग यहाँ वहाँ जाकर उपनिवेशवाद करने लगे। जैसे स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि में हॉलैंड का एकाधिकार था। इसी तरह से ब्राज़ील में भी अभी भी कुछ कॉफ़ी के बाग हैं, जिसमें फेजेंडा कहा जाता है, उसमें यूरोप वासियों का नियंत्रण है। देखिए पूरे विश्व में अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में होती है, इसीलिए उसको उन्होंने कहा है कि उनको जो बागान है उसको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, और वो यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। यहाँ तक हम आप कर रहे हैं, बाकी इससे अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।